सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया को पुलिस कार में सफ़र करते हुए तकरीबन 5 घंटे गुजर गए। एक पुलिस कार उनसे आगे जा रही थी जबकि 2 पुलिस कारें उनके पीछे थीं। उनकी कार में ड्राइवर के अलावा 4 मुसल्लह सिपाही मौजूद थे। उन चारों के पास रिवाल्वर थे। हालांकि उन दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थीं, मगर सफ़र के दौरान सिपाही इतने चौकन्ने रहे थे कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी रिवाल्वर नीचे न किए थे। तल अबीब कितनी दूर है? मेरी तो बैठे बैठे टांगें अकड़ गई हैं। अचानक सफदर ने करीब बैठे सिपाही से मुखातिब होकर कहा, बस 1 घंटे का सफ़र बाकी रह गया है। सिपाही ने जवाब देते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हेडक्वार्टर जाने से पहले किसी कैफ़े में बैठकर नाश्ता कर लें, मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाए। सफदर ने कहा, खामोश बैठे रहो, बकवास करने की ज़रूरत नहीं। सिपाही ने इस बार डांट कर कहा। उसी लम्हे ड्राइवर ने गाड़ी एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दी। पुलिस की तमाम कारें पेट्रोल पंप पर रुक गईं और फिर एक सिपाही के कहने पर पंप बॉय ने गाड़ियों में पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। अच्छा, पानी तो पिला दो, सफदर ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा और सिपाही सर हिलाते हुए नीचे उतर गया। ड्राइवर भी गाड़ी से नीचे उतर गया था, जबकि बाकी 3 सिपाही कार में ही बैठे रहे थे। उनमें से एक अगली सीट पर था और 2 सिपाही सफदर, जूलिया और कैप्टन शकील की पुश्त पर थे। मेरा ख्याल है हमें चूहों की तरह हेडक्वार्टर नहीं पहुंचना चाहिए, सफदर ने कोड वर्ड्स में करीब बैठे कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। हम तो तुम्हारी वजह से खामोश हैं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ठीक है, यहाँ से निकलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए, सफदर ने कहा। तुम कौन सी ज़ुबान में बातें कर रहे हो? खामोश रहो, पीछे बैठे हुए एक सिपाही ने सख्त लहजे में कहा। उसी लम्हे सिपाही जग और गिलास लेकर आ गया। उसने गिलास में पानी डालकर खुद ही गिलास सफदर के मुंह से लगा दिया। फिर इसी तरह उसने जूलिया और कैप्टन शकील को भी पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद काफिला दोबारा सफ़र पर रवाना हो गया। पेट्रोल पंप से तकरीबन 2 मील आगे बढ़ने के बाद अचानक गाड़ी को झटके लगने लग गए। क्या हुआ? करीब बैठे सिपाही ने ड्राइवर से मुखातिब होते हुए कहा। शायद प्लगों में कचरा फंस गया है, साफ करना पड़ेगा, ड्राइवर ने जवाब दिया और फिर गाड़ी उसने सड़क के किनारे रोक दी। पीछे से आने वाली गाड़ियां भी रुक गईं और उनसे आगे जाने वाली गाड़ियां भी मुड़कर उनकी तरफ वापस आने लगीं। क्या हुआ? पिछली गाड़ियों से सिपाहियों ने बाहर निकल कर आते हुए पूछा। कुछ नहीं, प्लगों में कचरा आ गया है, साफ करना पड़ेगा, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने आगे बढ़कर बोनट उठाया। थोड़े थोड़े वक्फा के बाद उनके पीछे बैठे हुए सिपाही भी टांगे सीधी करने के लिए नीचे उतर गए और फिर कार में वो अकेले रह गए। मगर जाहिर है बाहर मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता मौजूद था। कैप्टन शकील ने सफदर की तरफ देखा और सफदर ने सर हिला दिया। सफदर ने फुर्ती से अपने दोनों बंधे हुए हाथ सर के ऊपर से घुमाते हुए सामने कर लिए। कैप्टन शकील और जूलिया ने भी ऐसा ही किया और फिर सफदर ने जिस्म को आगे की तरफ झुकाया और डैशबोर्ड में पड़ा हुआ रिवाल्वर उठा लिया। सिपाही उसे बाहर निकलते हुए डैशबोर्ड में रख गया था। रिवाल्वर की नाल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। सफदर ने दोनों हाथों से रिवाल्वर संभाला और फिर उसकी नाल कैप्टन शकील की हथकड़ी के जोड़ पर टिकाकर उसने ट्रिगर दबा दिया। एक हल्की सी चट की आवाज़ निकली और कैप्टन शकील की हथकड़ी टूटती चली गई। गोली ने जोड़ के परखच्चे उड़ा दिए थे। गोली हथकड़ी को तोड़कर सीट के फोम में घुस गई थी। कैप्टन शकील ने फुर्ती से हाथ हथकड़ी से आज़ाद कर लिए और सफदर के हाथों से रिवाल्वर ले लिया। दूसरे लम्हे एक और चट की आवाज़ उभरी और सफदर के हाथ भी आज़ाद हो गए। क्या हो रहा है? एक सिपाही ने खिड़की के करीब आते हुए पूछा। उसने शायद आवाज़ सुन ली थी। कुछ नहीं भाई, हेडक्वार्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, सफदर ने मिस्कीन से लहजे में जवाब दिया और सिपाही हंसता हुआ पीछे हट गया। कैप्टन शकील ने जूलिया के हाथ भी उसी अंदाज में आज़ाद कराए और फिर उसने रिवाल्वर जेब में डाल लिया। कम अज़ कम 20 सिपाही बाहर होंगे और रिवाल्वर में शायद 4-5 गोलियां होंगी, कैप्टन शकील ने कहा। फिक्र ना करो, चलती गाड़ी में आसानी रहेगी, 5 आदमी ठिकाने लगाने पड़ेंगे, सफदर ने सरगोशी करते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। उन्होंने अपने बाजू दोबारा पहले वाले अंदाज में कर लिए थे। इस बार ड्राइवर ने कार स्टार्ट की तो कार एक झटके से चल पड़ी। अरे मेरा रिवाल्वर, चंद लम्हों बाद सामने बैठे हुए सिपाही ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर इससे पहले कि कोई जवाब देता कैप्टन शकील, सफदर और जूलिया बेहक वक्त बिजली की सी तेज़ी से मुड़े और दूसरे लम्हे पीछे बैठे हुए सिपाहियों के रिवाल्वर उनके हाथों में थे। सिपाही एक लम्हे के लिए बुत बने बैठे रह गए, क्योंकि यह उनके तसव्वुर में भी ना था कि वो बैठे बैठे हथकड़ियों से अपने हाथ आज़ाद करा लेंगे। और इसी हैरत के लम्हे से उन्होंने फ़ायदा उठाया। सफदर ने रिवाल्वर का रुख उन तीनों की तरफ किया, जबकि जूलिया ने रिवाल्वर सामने वाली सिपाही की गुद्दी से लगा दिया और कैप्टन शकील का रिवाल्वर ड्राइवर की तरफ उठ गया। आराम से गाड़ी चलाते रहो वरना ढेर कर दूंगा, कैप्टन शकील ने तेज़ लहजे में कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील ने जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकाला
और सफ्तर के हाथ में पकड़ा दिया। दूसरे लम्हे रिवॉल्वर से चट चट की आवाज़ें उभरी और पीछे बैठे हुए तीनों सिपाही वहीं ढेर हो गए। गोलियां ठीक उनके दिलों पर पड़ी थी, इसलिए वो चीख भी ना सके। और फिर सफ्तर ने तेज़ी से मुड़कर ड्राइवर के करीब बैठे सिपाही का भी वही असर किया और उसका सर डैशबोर्ड से टिक गया। ड्राइवर के हाथ लरसने लगे और फिर उसका हाथ तेज़ी से सायरन के बटन की तरफ बढ़ने लगा, मगर कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से उसे ज़ोर से धक्का दिया और वो सामने बैठे हुए सिपाही पर पहलू के बल जा गिरा। कैप्टन शकील ने उछलकर स्टीयरिंग पकड़ा, जबकि सफदर ने गर्दन से पकड़कर ड्राइवर को पीछे घसीट लिया। एक्सीलेटर से पैर हटते ही गाड़ी को एक ज़ोरदार झटका लगा, मगर कैप्टन शकील बिजली की सी तेज़ी से उछला और फिर वो सीट पर से फिसलता हुआ ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया और उसने गाड़ी को संभाल लिया। सफदर ने इस दौरान ड्राइवर का खात्मा कर दिया था। आराम से गाड़ी बढ़ाई चलो, तल अबीब पहुंचकर कुछ करेंगे, सफदर ने कैप्टन शकील से मुखातिब होते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। लेकिन शहर में जाकर हम फंस जाएंगे, जूलिया ने कहा। ऐसी बात नहीं, हम अचानक कार किसी सड़क पर मोड़ देंगे और फिर जब तक ये लोग संभलेंगे हम कार से उतर कर निकल जाएंगे, सफदर ने जवाब दिया और जूलिया ने सर हिला दिया। और फिर तकरीबन 50-60 मिनट बाद तल अबीब शहर की आबादी शुरू हो गई। अभी चूंकि सूरज तलू नहीं हुआ था, इसलिए सड़कें ज़्यादातर सुनसान ही पड़ी थीं। मेरा ख्याल है कि अब निकल चलें, कैप्टन शकील ने कहा और इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से एक जैली सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। पीछे आने वाली तेज़ रफ्तार कारें रुकते रुकते भी आगे बढ़ गई। कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से कार सड़क पर मोड़ दी और फिर उसने तेज़ी से उसे एक तंग सी गली में मोड़कर एक झटके से ब्रेक लगा दी। चलो, कैप्टन शकील ने दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा और सफ्तर और जूलिया तो पहले ही तैयार बैठे थे। वो भी उछलकर कार से बाहर आ गए और फिर वो आगे पीछे दौड़ते हुए गली में से होकर बड़ी शाहराह पर आ गए। और फिर यह उनकी खुशकिस्मती थी कि बिल्कुल सामने ही उन्हें होटल अल गर्ब का बोर्ड नजर आ गया। आओ, कैप्टन शकील ने कहा और वो तीनों भागते हुए सड़क क्रॉस करके होटल अल गर्ब के दरवाजे में दाखिल हो गए। हाल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। काउंटर पर एक नौजवान काउंटर का सामान ठीक कर रहा था। हमें मिस्टर दाऊद से मिलना है, फ़ौरन उन्हें प्रिंस ऑफ ढम का हवाला दो, सफ्तर ने तेज़ लहजे में काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा। ओ अच्छा, काउंटरमैन ने चौंकते हुए कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से काउंटर से बाहर आ गया। मेरे पीछे आ जाओ, उसने तेज़ लहजे में कहा और फिर तेज़ी से एक राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी के आखिरी सिरे पर एक दरवाज़ा था। उसने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी और फिर उसे खोलकर अंदर बढ़ गया। वो तीनों भी उसके पीछे थे। कमरे में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। क्या बात है, उसने चौंककर काउंटरमैन और उन तीनों की तरफ देखते हुए पूछा। चेहरे पर दुरुस्ती के आसार उभर आए थे। प्रिंस ऑफ ढम्प ने हमें आपके पास भेजा है, GP5 हमारे पीछे लगी हुई है, सफदर ने तेज़ लहजे में कहा। ओह, प्रिंस ऑफ ढम्प, वो खुद कहाँ हैं? दाऊद प्रिंस ऑफ ढम्प के अल्फाज सुनते ही उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ज़बरदस्त इश्तियाक के आसार उभर आए थे। वो बाद में पहुंचेंगे, सफदर ने जवाब दिया। तुम जाओ नाटो, काउंटर संभालो और देखो इंतहाई मोहतात रहना, दाऊद ने काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा और काउंटरमैन सर हिलाते हुए तेज़ी से वापस चला गया। आप लोग तशरीफ़ रखें, बहुत थके हुए मालूम होते हैं, दाऊद ने बड़े अपनायत भरे लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। GP5 हमारे ताकुब में है, सफदर ने कदरे परेशान लहजे में कहा। ओह, क्या उन्होंने आपको होटल में आते देखा है? दाऊद ने चौंक कर पूछा। उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी थी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने नहीं देखा, बहरहाल इतना हमें मालूम है कि वो बड़े पैमाने पर हमें तलाश करेंगे, सफदर ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि दाऊद कुछ कहता, पलंग के करीब पड़ी मेज़ पर मौजूद इंटरकॉम से नाटो काउंटरमैन की आवाज़ उभरी। बॉस, GP5 और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद सड़क पर नजर आ रही है, वो तलाशी ले रहे हैं। ओह ठीक है, तुम मोहतात रहो, दाऊद ने तेज़ लहजे में कहा। आइए मेरे साथ, मैं आपको महफूज जगह भेजने का इंतज़ाम करता हूँ, दाऊद ने सफ्तर वगैरह से मुखातिब होकर कहा और फिर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आया। वो तीनों भी उसके पीछे बाहर आ गए। राहदारी में तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ दाऊद दूसरे कोने में बने हुए एक दरवाजे पर आया और फिर उसने दरवाजे को धकेल कर खोल दिया और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वो तीनों दाऊद के पीछे कमरे में दाखिल हो गए, मगर यह कमरा की बजाय एक और राहदारी थी। राहदारी क्रॉस करके वो होटल की पिछली सिमत एक कमरे में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ मैले कपड़ों के गट्ठर बिखरे हुए थे, जिन्हें दो आदमी बड़े बड़े बोरों में भर रहे थे। सागोल, दाऊद ने अंदर पहुंचते ही एक आदमी से जो वहाँ काम कर रहा था मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, एक कवि हैकल नौजवान ने हाथ रोकते हुए मुद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। देखो,
इन मेहमानों को 0 पॉइंट पर मुंतकिल करना है। GP5 और पुलिस शायद थोड़ी देर बाद होटल की तलाशी ले। दाऊद ने कहा, ओके बॉस, अभी लॉन्ड्री का ट्रक आने वाला है, मैं इन्हें मैले कपड़ों के साथ बोरों में बंद कर देता हूँ। सागोल ने जवाब दिया, ठीक है, जल्दी करो। दाऊद ने सर हिलाते हुए कहा, आइए जनाब। सागोल ने सफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा ना हो कि वो बोरों की तलाशी लें और हम चूहों की तरह पकड़ लिए जाएं। सफदर ने परेशान होते हुए पूछा, आप बेफिक्र रहें, दाऊद ने कहा, और फिर सफ्तर आगे बढ़ा। सागोल ने बड़ी फुर्ती से एक बड़े बोरे में मैले कपड़ों का एक गट्ठर डाला और फिर सफदर बोरे में दाखिल हो गया। सागोल ने एक और गट्ठर उठाकर सफदर के ऊपर डाला और फिर बोरे का मुंह कदरे ढीला करके बांध दिया। कहीं हमारा दम ना घुट जाए, कैप्टन शकील ने पहली बार कहा। नहीं, ट्रक में लाद कर सागोल बोरों का मुंह खोल देगा और उस वक़्त तक के लिए बोरों में काफ़ी हवा मौजूद है, दाऊद ने तसल्ली देते हुए कहा। और फिर कैप्टन शकील दूसरे बोरे में और तीसरे बोरे में जूलिया को बांध दिया गया। इंतहाई होशियारी से काम होना चाहिए, दाऊद ने कहा और सागोल ने सर हिला दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, दाऊद ने कहा और फिर वो तेज़ी से कमरे से निकलकर वापस राहदारी में दौड़ता चला गया। हेलीकॉप्टर खासी तेज़ रफ्तारी से फिजा में उड़ा चला जा रहा था। पायलट की सीट के साथ मेजर रॉनसन बैठा था, जबकि उसके पीछे इमरान और जोसेफ को बिठाया गया था और उन दोनों के पीछे रॉजर मौजूद था। मेजर रॉनसन ने अपना रुख पीछे की तरफ किया हुआ था, उसके हाथ में रिवाल्वर था, जबकि रॉजर उन दोनों के पीछे रिवाल्वर लिए हुए बड़े चौकन्ने अंदाज में बैठा हुआ था। हेलीकॉप्टर जंगी किस्म का था क्योंकि उसकी साइडों का बेशतर हिस्सा खुला हुआ था। तल अबीब अभी कितनी दूर है? इमरान ने सामने बैठे हुए मेजर से मुखातिब होकर कहा। खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा, मेजर ने गुस्से से उबले हुए लहजे में जवाब दिया। भाई, इतना गुस्सा आखिर किस बात पर दिखा रहे हो? मैंने कोई तुम्हारी जोरू गवा कर ली है? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तुम खामोश रहो, मैं कहता हूँ खामोश रहो, मेजर ने दांत बीसते हुए कहा। उसका बस न चल रहा था कि वो इमरान को यहीं ढेर कर दे। जोसेफ, तुम तैयार हो जाओ, मैं सामने बैठे हुए मेजर को उठाकर फेंकूंगा और तुम पीछे बैठे हुए राजर को। इमरान ने अचानक बड़े संजीदा लहजे में करीब बैठे जोसेफ से उर्दू में मुखातिब होकर कहा। शट अप, ये तुम कौन सी जुबान में बात कर रहे हो? पीछे बैठे राजर ने अचानक रिवाल्वर की नाल इमरान की पुश्त में घुसेड़ते हुए कहा। तुम खुद शट अप। अचानक जोसेफ गुस्से से दौड़ता हुआ पलटा। वो सीट से उठकर खड़ा हो गया था और उसने रुख पीछे की तरफ कर लिया था। बैठ जाओ, मैं कहता हूँ, मेजर रॉनसन ने दौड़ते हुए कहा। वह इज़्तिरारी तौर पर सीट पर खड़ा हो गया था और फिर इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से हरकत की और उसने उछलकर पूरी कुव्वत से मेजर की पसलियों में टक्कर मारी। मेजर चूंकि पहले ही सीट पर खड़ा हुआ था, इसलिए अचानक लगने वाले शदीद धक्के से संभल ना सका और उछलकर सामने की खुली खिड़की से बाहर फिजा में जा गिरा। उसी लम्हे जोसेफ ने पीछे बैठे राजर पर छलांग लगा दी। राजर ने बड़ी फुर्ती से गोली चलाने की कोशिश की, मगर जोसेफ तोप से निकले हुए गोले की तरह उससे जा टकराया और राजर को रगेदता हुआ नीचे जा गिरा। हेलीकॉप्टर बुरी तरह डोल गया। इमरान मेजर को नीचे उछालकर हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ मुड़ा, जो मुंह उठाए अभी तक सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने दोनों हाथ सर के ऊपर से मोड़कर आगे किए और बंधे हुए हाथों समेत पायलट की गर्दन को पकड़ लिया। खबरदार, खामोशी से हेलीकॉप्टर चलाओ वरना यहीं गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने फुनकारते हुए कहा। उधर जोसेफ राजर को नीचे फेंक कर फुर्ती से उठा और फिर उसने भी दोनों हाथ सर के ऊपर से घुमाते हुए सामने किए और फिर उसका 2 हथड़ तेजी से उड़ते हुए राजर के सर पर पूरी कुव्वत से पड़ा। राजर के हलक से चीख निकली और वह फर्श पर तड़पने लगा। जोसेफ ने पूरी ताकत से उसकी पसलियों पर लात मारी और राजर उछलकर साइड के सुराख में से होता हुआ नीचे जा गिरा। राजर ने इज़्तिरारी तौर पर हेलीकॉप्टर की बॉडी को पकड़ने की कोशिश की, मगर हेलीकॉप्टर उसके हाथ में न आया और फिर फिजा में दूर तक उसकी तवील चीख डूबती चली गई। जोसेफ, रिवाल्वर उठाकर ले आओ, इमरान ने मुड़कर जोसेफ से कहा और जोसेफ एक तरफ पड़ा हुआ रिवाल्वर उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा। देखो, अगर तुम शरारत ना करने का वादा करो तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना याद रखो मैंने 25 साल पायलट का काम किया है। इमरान ने पायलट की गर्दन को झटका देते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ, पायलट ने बिंची बिंची आवाज़ में जवाब दिया। ओके, हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले जाओ, इमरान ने कहा और फिर उसने दोनों बाजू ऊपर उठा लिए। जोसेफ, हथकड़ी के जोड़ पर रिवाल्वर की नाल रखकर ट्रैगर दबा दो, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और फिर उसने हाथ एक तरफ कर दिए। जोसेफ ने दोनों हाथों में रिवाल्वर थामकर उसकी नाल हथकड़ी के जोड़ पर रखी और फिर ट्रैगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और हथकड़ी टूटती चली गई। इमरान ने एक झटके से अपने बाजू आज़ाद कर लिए
और फिर इमरान ने जोसेफ के हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। दूसरे लम्हे एक और धमाका हुआ और जोसेफ के हाथ भी आज़ाद हो गए। सीट से उठकर पीछे आ जाओ, इमरान ने रिवॉल्वर की नाल पायलट की कनपट्टी से लगाते हुए कहा और पायलट खड़ा हो गया। इमरान ने एक हाथ से स्टीयरिंग रॉड को पकड़ लिया और फिर जैसे ही पायलट पीछे हटा, इमरान ने फुर्ती से रिवॉल्वर जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया और ख़ुद पायलट की सीट पर बैठ गया। साथ वाली सीट पर बैठ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने मुड़कर पायलट से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम रोजर है, पायलट ने साथ वाली सीट पर बैठते हुए कहा और जोसेफ रोजर के पीछे रिवॉल्वर संभाले बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़ा था। तल अबीब कितने फासले पर है और तुमने कहाँ उतरना था? इमरान ने पूछा। सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और हमने तल अबीब के फौजी हवाई अड्डे पर उतरना था, पायलट ने जवाब दिया। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। 10 मिनट बाद इमरान ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर नीचे उतरता चला गया। अभी तल अबीब 20 किलोमीटर दूर है, पायलट ने नीचे देखते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं तल अबीब के फ़ज़ाई रडार पर ज़ाहिर नहीं होना चाहता, इमरान ने कहा और फिर वो हेलीकॉप्टर को नीचे लेता गया। उसकी बाएं तरफ हाईवे थी जबकि दाएं तरफ दूर तक खेत फैले हुए थे। अभी सूरज पूरी तरह तलूना हुआ था और हर तरफ मलगजी सा अंधेरा छाया हुआ था। इमरान ने हेलीकॉप्टर एक खेत के दरमियान में उतार दिया। नीचे उतरो, इमरान ने हेलीकॉप्टर को बंद करते हुए कहा और फिर खुद छलांग लगाकर नीचे उतर आया। पायलट भी नीचे उतर आया। उसके पीछे जोसेफ भी रिवॉल्वर संभाले नीचे उतर गया और उसी लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और पायलट की कनपट्टी पर एक पटाखा सा छूटा और पायलट कटे हुए शतीर की तरह वहीं ढेर हो गया। इमरान ने जोसेफ के हाथ से रिवॉल्वर संभाला और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दोनों तेज़ी से भागते हुए हाईवे की तरफ दौड़े और फिर अभी वो हाईवे पर पहुंचे थे कि उन्हें दूर से एक मुसाफिर बस अपनी तरफ आती दिखाई दी। इमरान ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और बस उनके करीब आकर रुक गई। इमरान और जोसेफ फुर्ती से बस में सवार हो गए और बस तेज़ी से आगे बढ़ गई। अरे ये क्या हुआ? ये कार उधर क्यों मुड़ गई? पुलिस कार में बैठे सार्जेंट ने चौंक कर बैक मिरर में देखते हुए कहा। उसी लम्हे सफ्तर वगैरह की कार के पीछे आने वाली दोनों पुलिस कारें भी तेज़ी से उनके करीब आकर रुक गई। मोड़ो, जल्दी मोड़ो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सार्जेंट ने चीखकर ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने तेज़ी से कार मोड़ी। पीछे आने वाली कारें भी तेज़ी से उनके पीछे मुड़ी और फिर वह उस सड़क पर आ गए जहाँ सफ्तर वगैरह की कार मुड़ी थी। रोको रोको, कार गली में मौजूद है, सार्जेंट ने चीखकर कहा और ड्राइवर ने घबराकर फुल ब्रेक लगा दिए। पीछे आने वाली गाड़ियों के टायर भी चीखते हुए उनके करीब रुक गए। सार्जेंट कार रुकते ही उछलकर नीचे आया और फिर रिवॉल्वर संभाले तेजी से उस गली में दौड़ता चला गया जहां पुलिस कार मौजूद थी। कारों में मौजूद दूसरे सिपाही भी उतरकर उसके पीछे दौड़ते चले गए और दूसरे लम्हे उनकी आंखें हैरत से फट गईं क्योंकि मुजरिम गायब थे और कार में सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थीं। ये कैसे हो गया? मुजरिमों को तो हथकड़ियाँ लगी हुई थीं, सार्जेंट ने भर्राए हुए लहजे में कहा। साहिब, मुजरिम इंतहाई खतरनाक हैं, न जाने किस तरह उन्होंने ये चक्कर चला दिया है जो बज़ाहिर नामुमकिन है, मगर अब क्या किया जाए? एक और सिपाही ने कहा। हमें फ़ौरन शहर की नाकाबंदी करनी चाहिए, मुजरिम दूर नहीं जा सकते, सार्जेंट ने जैसे होश में आते हुए कहा और फिर वो वापस अपनी कार की तरफ दौड़ा। उसने वायरलेस ऑन किया। हेलो हेलो, सार्जेंट बोथम स्पीकिंग। यस, ऑपरेशन सिटी इंचार्ज स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। 3 खतरनाक मुजरिम हमारी हिरासत से फरार हो गए हैं, उनमें एक औरत और 2 मर्द हैं। हम इस वक्त 23वीं शाहराह पर मौजूद हैं। मुजरिम अभी अभी फरार हुए हैं, शहर की मुकम्मल नाकाबंदी कर लें, सार्जेंट बोथम ने चीखते हुए कहा। ओह, क्या ये वही मुजरिम हैं जो GP5 के हेडक्वार्टर ले जाए जा रहे थे? दूसरी तरफ से घबराए हुए लहजे में पूछा गया। हाँ, वही मुजरिम हैं, इंतहाई खतरनाक, उन्होंने 5 सिपाही हलाक कर दिए हैं, सार्जेंट बोथम ने चीख कर जवाब दिया। ओह, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सार्जेंट बोथम ने तेज़ी से कर्नल डेविड से राब्ता कायम किया। हेलो, कर्नल डेविड स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की आवाज़ सुनाई दी। सार्जेंट बोथम स्पीकिंग सर, सार्जेंट बोथम ने कदरे मुअद्दबना लहजे में कहा। ओह सार्जेंट, तुम मुजरिमों को लेकर अभी तक हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे, कर्नल डेविड ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। जनाब, मुजरिम फरार हो गए हैं, उन्होंने एक पुलिस कार के 5 सिपाहियों को हलाक कर दिया और 23वीं शाहराह पर उतरकर गायब हो गए हैं, सार्जेंट बोथम ने लरजते हुए लहजे में कहा। क्या कहा? मुजरिम फरार हो गए हैं? क्या तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? कर्नल डेविड ने हलक के बल झाड़ते हुए कहा। जनाब, हमने उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी थी। मुजरिमों की कार से आगे मेरी कार थी और उनके पीछे 2 पुलिस कारें थीं। तल अबीब से 50 किलोमीटर दूर हमने गाड़ियाँ रोकी
और उन्हें चेक किया गया। वो मौजूद थे। फिर हम चल पड़े। 23वीं शाहराह के करीब अचानक मुजरिमों वाली कार शाहराह की तरफ मुड़ गई। हम उनके इस तरह रूट बदलने पर हैरान रह गए। बहरहाल हम उनके पीछे गए तो शाहराह की चौथी गली में कार मौजूद थी, मगर कार में मौजूद 5 सिपाही हलाक हो चुके थे। मुजरिमों की हथकड़ियाँ टूटी पड़ी थी और मुजरिम गायब थे। सार्जेंट बोथम ने तफसीलात बताते हुए कहा, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। 5 मुसल्लह सिपाहियों को हलाक कर देना, कार पर कब्जा करना, हथकड़ियाँ तोड़ देना और गायब हो जाना, ये कैसे हो सकता है? कर्नल डेविड की आवाज़ यूं महसूस हो रही थी जैसे वो नींद के आलम में बोल रहा हो। इसी बात पर तो हम हैरान हैं। सिटी ऑपरेशन इंचार्ज को मैंने मतला कर दिया है, वो शहर की नाकाबंदी कर रहे हैं। सार्जेंट बोथम ने कहा, ये मुजरिम हमारी तवक्को से कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। अच्छा, तुम वहीं फैल जाओ और हर आदमी की निगरानी करो। मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। हमें अगर एक एक मुकाम की तलाशी लेनी पड़ी तो हम लेंगे। कर्नल डेविड ने जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सार्जेंट ने माइक रखा ही था कि पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजाती हुई वहाँ पहुँच गई और फिर तो जैसे पुलिस और GP5 की गाड़ियों का तांता बंद किया। 23वीं शाहराह और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके का मुहासरा कर लिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और GP5 के आदमी फैलते चले गए और फिर चंद लम्हों बाद सुरख रंग की कार में कर्नल डेविड भी वहाँ पहुँच गया। GP5 के 3 सेकंड चीफ भी उसके हमरा थे। मुजरिमों का पता चला? कर्नल डेविड ने सार्जेंट बोथम से मुखातिब होकर कहा। नहीं जनाब, सार्जेंट ने जवाब दिया। सर, मेरा ख्याल है कि मुजरिमों ने फौरी तौर पर किसी होटल में पनाह ली होगी और 23वीं शाहराह पर अरबों का एक ही होटल है, अल गर्ब होटल। 1 सेकंड चीफ ने कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा और उसी लम्हे एक सिपाही एक आदमी को लिए वहाँ आ गया। जनाब, इस आदमी ने एक औरत और 2 आदमियों को इस गली से निकलकर होटल अल गर्ब में जाते देखा है। सिपाही ने कहा। ओह, सबकी नज़रें उस आदमी पर जम गई। जनाब, मैं दूध सप्लाई करता हूँ। मैं सामने वाली बिल्डिंग से उतर रहा था कि मैंने इस गली में से एक औरत और 2 आदमियों को तेज़ी से सड़क पार करके होटल अल गर्ब में दाखिल होते देखा। उस आदमी ने जवाब दिया, होटल का मुहासरा कर लो, मुकम्मल मुहासरा। कर्नल डेविड ने चीखकर कहा और सिपाही तेज़ी से होटल की तरफ दौड़ते चले गए। मेरे साथ आओ, कर्नल डेविड ने अपने साथियों और सार्जेंट बोथम से मुखातिब होकर कहा और फिर वो तेज़ी से दौड़ते हुए होटल अल गर्ब की तरफ बढ़ते चले गए। चंद लम्हों बाद वो सब होटल अल गर्ब में दाखिल हो गए। काउंटर पर नाटो बोतलें साफ करने में मसरूफ़ था। उसने चौंक कर कर्नल डेविड और उसके साथियों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। कर्नल डेविड, चीफ ऑफ GP5। कर्नल डेविड ने आगे बढ़कर अपना तारुफ कराते हुए कहा, जी फरमाइए। नाटो के चेहरे पर बुखलाहट के आसार नुमाया हो गए। 3 मुजरिम अभी अभी इस होटल में दाखिल हुए हैं। वो कहाँ हैं? कर्नल डेविड ने एक झटके से नाटो का गिरबान पकड़ते हुए सर्द लहजे में कहा, मैं मुजरिम? जनाब, मैं तो 4 घंटों से यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ कोई आदमी नहीं आया जनाब। नाटो ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा, कुत्ते के बच्चे, झूठ बोल रहे हो। हमारे आदमी ने उन्हें खुद यहाँ आते देखा है। कर्नल डेविड ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जमाते हुए कहा, जनाब, मैं सच कह रहा हूँ जनाब। नाटो ने जवाब देते हुए कहा, होटल का मालिक कहाँ है? कर्नल डेविड ने उसका गिरबान छोड़ते हुए कहा, जनाब, वो अपने कमरे में हैं। नाटो ने जवाब दिया और उसी लम्हे राहदारी के दरवाजे से दाऊद अंदर दाखिल हुआ। मालिक आ गए। नाटो ने दाऊद की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इस होटल के मालिक हो? कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में दाऊद से मुखातिब होते हुए पूछा। जी हाँ जनाब, फरमाइए। दाऊद ने बड़े नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे होटल में 3 खतरनाक मुजरिम दाखिल हुए हैं। कर्नल डेविड ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरे होटल में? क्यों नाटो, कोई आया है? दाऊद ने हैरान होते हुए नाटो से मुखातिब होकर पूछा। नहीं जनाब, मैं 4 घंटों से यहाँ मौजूद हूँ। अभी तक कोई होटल में दाखिल नहीं हुआ। नाटो ने जवाब दिया। जनाब, अगर कोई दाखिल होता तो नाटो की नज़रों से ओझल ना रहता। वैसे आप पूरे होटल की तलाशी ले लें जनाब। दाऊद ने बड़े आजिज़ाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। होटल की तलाशी लो। एक एक कमरा, गुसल खाने, राहदारियाँ, छतें, स्टोर, बावर्ची खाना, हर जगह मुकम्मल तौर पर चेक करो। कर्नल डेविड ने सार्जेंट बोथम और दूसरे सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा और फिर वह सब तेज़ी से होटल में फैलते चले गए। देखो मिस्टर दाऊद, ये मुजरिम इंतहाई ख़तरनाक है और इन्होंने अजीम इसराइल को खौफनाक नुकसान पहुंचाया है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर ये लोग यहाँ आएँ तो हमें बता दो। दूसरी सूरत में अगर हमने इन्हें तुम्हारे होटल से बरामद कर लिया तो फिर तुम भी उतने ही मुजरिम गर्दाने जाओगे। कर्नल डेविड ने दाऊद को समझाते हुए कहा।
जनाब, आप यकीन करें, मुजरिम यहाँ नहीं आए, वरना हमें क्या ज़रूरत है कि उन्हें पनाह दें। दाऊद ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा और उसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ कर्नल डेविड के करीब आया और सब चौंक कर उसे देखने लगे। जनाब, अकबी गली में अभी अभी लॉन्ड्री का एक ट्रक आया है और होटल से मैले कपड़ों के बोरे उसमें लादे जा रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको इतला कर दूं, शायद। सिपाही ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, ओ, उन्हें ज़रूर चेक होना चाहिए, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा, जनाब, ये तो रोज़ का मामूल है, वैसे आप बेशक उन्हें चेक कर लें। दाऊद ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में तशवीश की हल्की सी झलकियाँ तैरने लगी थी। आओ, हमारे साथ आओ, कर्नल डेविड ने कहा, और फिर वो दाऊद की रहनुमाई में चलते हुए चंद लम्हों में उस कमरे में पहुंच गए जिसका दरवाज़ा अकबी गली में खुलता था। दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा था जिस पर शहर की मशहूर लॉन्ड्री का नाम बड़े बड़े हरूफ में लिखा था। ट्रक का ड्राइवर दरवाजे के करीब खामोश खड़ा था और कमरे में 10 बड़े बड़े बोरे मौजूद थे। ट्रक के करीब ही होटल के दोनों मुलाजिम भी मौजूद थे। वो सब खामोश खड़े थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें ट्रक में बोरे लादने से मना कर दिया था। ये तमाम बोरे मैले कपड़ों से भरे हुए हैं। कर्नल डेविड ने बड़े मशकूक अंदाज में बोरे देखते हुए कहा, जी हाँ। दाऊद ने मुख्तसर सा जवाब दिया, इन बोरों के ज़रिए बड़ी आसानी से मुजरिमों को यहाँ से निकाला जा सकता है। इन बोरों को खोलो और तमाम कपड़े बाहर निकालो। कर्नल डेविड ने तहकुमाना लहजे में कहा, जनाब, गुस्ताखी माफ़, इन तमाम बोरों को खाली करने और दोबारा भरने में 5-6 घंटे लग जाएंगे, इसलिए क्या यह बेहतर ना होगा कि आप एक बोरे को चेक कर लें ताकि आपका इत्मीनान हो जाए और आपका और हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। दाऊद ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा, हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर मैं अपनी मर्जी से बोरों का इंतखाब करूँगा। कर्नल डेविड ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे से साफ जाहिर हो रहा था जैसे उसे यकीन हो गया हो कि मुजरिम इन्हीं बोरों में है। बिल्कुल जनाब, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, दाऊद ने जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में उलझनों की झलकियाँ कुछ ज़्यादा ही नुमायाँ हो गई थी। ये दूसरा बोरा खोल लो। कर्नल डेविड ने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से एक बोरे की तरफ इशारा किया और फिर वहाँ मौजूद मुलाजमों ने तेज़ी से बोरा खोलकर उसमें से मैले कपड़े निकालने शुरू कर दिए। तकरीबन 10 मिनट बाद बोरा खाली हो चुका था। दाऊद बड़े इत्मीनान से खड़ा था जबकि कर्नल डेविड के साथ आने वाले मुसल्लह सिपाही बोरा खुलते वक्त चौकन्ने हो गए थे। फिर आखिर में बोरे को झाड़ा गया। अब ये दरवाजे के पास पड़ा हुआ बोरा खोलो। कर्नल डेविड ने इस बार उलझे हुए लहजे में कहा। शायद उसका यकीन मुतज़लज़ल हो गया था और मुलाजिम उस बोरे की तरफ बढ़ने लगे। ठहरो, इस तरह हमारा बहुत वक्त ज़ाया होगा। मार्को, कर्नल डेविड ने मुलाजिम को रोका और फिर करीब खड़े सेकंड चीफ से मुखातिब हुआ। यस कर्नल, मार्को ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तेज़ सुआ लेकर इन बोरों में मारा जाए। अगर मुजरिम इन बोरों में छिपे होंगे तो पता चल जाएगा। कर्नल डेविड ने जोशीले लहजे में कहा, जैसे उसने इंतहाई शानदार तरकीब सोची हो। आपकी तजवीज़ बेहद मुनासिब है, मार्को ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर जनाब, इस तरह कपड़े ज़ाया हो जाएंगे और ये कपड़े हमारे ग्राहकों के हैं। हमें काफ़ी से ज़्यादा हर्जाना अदा करना पड़ेगा। दाऊद ने फ़ौरन एतराज़ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हर्जाने का बिल GP5 को भेज देना। तुम सुआ लेकर आओ जल्दी। कर्नल डेविड ने तहकुमाना लहजे में कहा। अब दाऊद मजबूर हो गया। उसने एक मुलाजिम को बावर्ची खाने से बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ लाने के लिए कहा, जो मुलाजिम ने थोड़ी देर में लाकर पेश कर दिया। सार्जेंट बोथम, कर्नल डेविड ने सुआ हाथ में लेते हुए कमरे में मौजूद सार्जेंट बोथम से मुखातिब होकर कहा, ये सुआ लो और इन बोरों में मार कर देखो। कर्नल डेविड ने हुक्म दिया और सार्जेंट बोथम ने तेज़ी से आगे बढ़कर कर्नल डेविड के हाथ से सुआ ले लिया और फिर वो तेज़ी से बोरों की तरफ बढ़ता चला गया। उसने एक बोरे के करीब जाकर दरमियान में पूरी कुव्वत से सुआ दस्ते तक मारा और फिर बाहर खींच लिया। दाऊद को अपने ऊपर काबू पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि अब सफ्तर और उसके साथियों की निशानदेही यकीनी हो चुकी थी। मौत उसकी नज़रों के सामने नाच रही थी। इधर सार्जेंट बोथम तेज़ी से बोरे के चारों तरफ सुए मार रहा था और फिर उससे मुतमईन होकर दूसरे बोरे की तरफ बढ़ गया। कर्नल डेविड के चेहरे पर ऐसा इश्तियाक था जैसे वो किसी भी लम्हे इंसानी चीख सुनने का मुंतज़िर हो, मगर दूसरे बोरे में सुए मारने के बावजूद कुछ ना हुआ और सार्जेंट बोथम तेज़ी से तीसरे बोरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में एक अजीब पुरस्रार सी खामोशी तारी थी। सार्जेंट बोथम अपने काम में तेज़ी से मसरूफ़ था और फिर खुलने वाले बोरे के सिवा कमरे में 3 बोरे बाकी रह गए थे जिन पर सुआ नहीं आजमाया गया था। और अब दाऊद को यकीन हो गया था कि सफदर और उसके साथी इन्हीं 3 बोरों में हैं। सार्जेंट बोथम ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से बोरे में सुआ मारा और दाऊद ने सांस रोक लिया।
मगर दूसरे लम्हे जब कोई चीख सुनाई न दी तो उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। सार्जेंट बोथम ने उस बोरे पर भी चारों तरफ से सुआबाजी की और फिर दूसरे बोरे की तरफ बढ़ गया। यहाँ भी सुआबाजी का कोई नतीजा ना निकला और अब एक बोरा बाकी रह गया था और सार्जेंट बोथम ने एक तवील सांस लेकर उस पर सुआ आजमाया, मगर कुछ ना हुआ। और फिर वह एक तवील सांस लेकर सीधा हो गया। जनाब, इन बोरों में कुछ नहीं है, वरना चीख ज़रूर बुलंद होती, सार्जेंट बोथम ने कहा। हाँ, वाकई हमने वक्त ज़ाया किया है। अगर मुजरिम चीखते ना तो कम से कम सुए पर खून ज़रूर लगा हुआ होता, कर्नल डेविड ने बुझे बुझे लहजे में कहा। जनाब, आप हमें कोई चेक पास दे दें ताकि ट्रक को रास्ते में रोका ना जा सके, क्योंकि पहले ही काफ़ी वक्त हो गया है, दाऊद ने कहा। हाँ ठीक है। कर्नल डेविड ने जेब से एक सुर्ख रंग का कार्ड निकाला और उस पर चेक लिखकर अपने दस्तखत कर दिए। जनाब, हमने पूरा होटल छान मारा है, कोई मशकूक आदमी मौजूद नहीं है। उसी लम्हे तलाशी लेने वालों के इंचार्ज ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अच्छा मिस्टर दाऊद, तकलीफ दही के लिए माजरत, हमें शायद गलत रिपोर्ट मिली थी। बहरहाल मैं अपने वादे पर कायम हूँ। अब कपड़ों के हट जाने का बिल भिजवा दें, कर्नल डेविड ने बुझे हुए लहजे में कहा और फिर अकबी दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके साथी भी एक एक करके बाहर निकलते चले गए। अब कमरे में दाऊद और उसके दो मुलाजिम बाकी रह गए थे, जबकि लॉन्ड्री ट्रक का ड्राइवर अभी तक बाहर खड़ा था। दाऊद के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात थे। पास उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये सब कैसे हुआ? दाऊद ने बड़बड़ाते हुए कहा। जनाब, मैंने पुलिस के आने से पहले ही मेहमानों को निकाल लिया था, वो इस तहखाने में हैं। मुझे यकीन था कि पुलिस इन बोरों को ज़रूर चेक करेगी, मुलाजिम सागोल ने सरगोशियाना लहजे में कहा। उसकी आंखें अपनी जहानत पर चमक रही थीं। वेरी गुड, तुमने कमाल अक्लमंदी से काम लिया है, वरना मैं तो बुरी तरह परेशान हो गया था। ठीक है, अब उन्हें बोरों में दोबारा डालो और 0 पॉइंट पर पहुंचा दो, दाऊद ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और पास सागोल की तरफ बढ़ा दिया। जनाब, सागोल ने कहा। मिस्टर ड्राइवर, तुम यहाँ खड़े खड़े थक गए होगे, पुलिस वालों ने ख्वामखा परेशान कर दिया है। जब तक ये बोरे भरे जाएं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काफ़ी पिलवाता हूँ, दाऊद ने बाहर खड़े ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। ओ जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉफ़ी का सुनकर ड्राइवर की आंखें चमकने लगीं और वह कमरे में आ गया और दाऊद उसे अपने हमरा लिए वापस हाल में आ गया। नाटो, इन्हें कॉफ़ी का प्याला दो और सुनो, अच्छी सी बना कर देना, दाऊद ने काउंटर पर मौजूद नाटो से मुस्कुराते हुए कहा और नाटो ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। ड्राइवर उछलकर स्टूल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नाटो ने कॉफ़ी का बड़ा सा प्याला ड्राइवर के सामने रख दिया और वह उसे मज़े ले लेकर पीने लगा। यह उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था कि इतने बड़े होटल का मालिक उसे मुफ्त कॉफ़ी पिला रहा था, और वो ऐसा शानदार मौका भला कैसे गंवा सकता था। फिर जैसे ही ड्राइवर ने प्याला खाली किया, नाटो ने एक बार फिर प्याला भर दिया। दिल खोल कर पियो दोस्त, हमारा मालिक कभी कभी ही मूड में आता है, नाटो ने मुस्कुराते हुए कहा और ड्राइवर की खुशी से बातें खिल उठी। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, आज सुबह का आगाज़ बड़े दिलकश अंदाज में हो रहा है, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा और नाटो भी हंस दिया। थोड़ी देर बाद जब ड्राइवर ने दूसरा प्याला ख़त्म किया तो उसी लम्हे सागोल हाल में दाखिल हुआ। आइए जनाब, हमने बोरे ट्रक में ला दिए हैं, सागोल ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और ड्राइवर उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर नाटो का शुक्रिया अदा किया और फिर सागोल के साथ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद ड्राइवर सागोल के साथ अकबी गली में पहुंच गया। उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि सागोल उसके करीब वाली सीट पर बैठ गया और ट्रक तेज़ी से आगे बढ़ गया। जब वह बड़ी शाहराह पर पहुंचे तो उन्हें हर तरफ पुलिस और GP5 के आदमी नजर आए। हर सवारी को जगह जगह रोककर चेक किया जा रहा था। उनके ट्रक को भी रोका गया, मगर कर्नल डेविड का चेक्ड पास देखकर वो उसे आगे बढ़ने का इशारा कर देते। मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरने के बाद जैसे ही ट्रक एक मुजाफाती कॉलोनी के दरमियान से गुजरने लगा, अचानक सागोल ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा, यार मेरा एक काम करोगे? सामने वाली कोठी में मेरा एक दोस्त रहता है, उससे चंद ज़रूरी बातें करनी है। तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रक अंदर ले चलो, मैं उससे बात कर लूँ, फिर चलेंगे। सागोल ने जेब से एक छोटा सा नोट निकालकर ड्राइवर के सामने लहराते हुए कहा, ओह, इसकी क्या ज़रूरत थी? बहरहाल मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, ड्राइवर ने नोट झपटते हुए कहा और उसने बड़ी तेज़ी से उसे जेब में डाल लिया और इसके साथ ही उसने ट्रक को कोठी के गेट की तरफ मोड़ दिया। गेट खुला हुआ था। वो ट्रक को सीधा अंदर लेता चला गया। यहाँ पोर्च में 2 आदमी मौजूद थे जिन्होंने सादा सा लिबास पहना हुआ था। मिस्टर रॉबर्ट अंदर हैं? सागोल ने नीचे उतरते हुए एक आदमी से मुखातिब होकर कहा और साथ ही उसे मखसूस अंदाज में आंख मार दी। जी हाँ, वो अंदर हैं, आप चले जाएं। जवाब में उसी आदमी ने भी आंख से मखसूस इशारा करते हुए कहा, आओ यार, तुम भी आ जाओ,
यहाँ अकेले बैठकर क्या मक्खियाँ मारोगे? सागोल ने बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा और ड्राइवर हंसता हुआ ट्रक से नीचे उतर आया। सागोल उसे लिए हुए कोठी के अंदर दाखिल हो गया। एक कमरे में एक नौजवान कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। वो सागोल को देखते ही उठ खड़ा हुआ। ओह सागोल, तुम इस वक्त कैसे आ टपके? नौजवान ने बड़ी बेतकल्लुफी से सागोल से हाथ मिलाते हुए कहा। मिस्टर रॉबर्ट मेरे दोस्त, और ये जीप लॉन्ड्री के मिस्टर, सागोल ने ड्राइवर का तारुफ कराते हुए कहा। बोलियो आगम, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर रस्मी फिक्रों के बाद रॉबर्ट ने उन्हें बैठने के लिए कहा। नहीं, हमें बहुत जल्दी है। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि तुम्हें बता दूं कि मारिया ने रकम देने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि रॉबर्ट से खुद बात करेगी। सागोल ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, मगर इतनी बात तो तुम टेलीफोन पर भी कर सकते थे। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने होटल से कई बार तुम्हारा नंबर मिलाया मगर हर बार इंगेज ही मिलता था, इसलिए मैंने सोचा कि रास्ते में तुम्हें खुद ही बताऊंगा, वरना तुम इंतज़ार करते रहोगे। सागोल ने जवाब दिया। ओह हाँ, मैं ज़रा मसरूफ़ था। अच्छा बैठो, मैं कुछ पीने के लिए मंगवाता हूँ, रॉबर्ट ने जवाब दिया। अरे नहीं, हमें जल्दी है, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। अच्छा इजाज़त, बाय बाय, सागोल ने कहा और फिर ड्राइवर ने भी रॉबर्ट से मुसाफा किया और वो दोनों बाहर आ गए। चंद लम्हों बाद ट्रक कोठी से निकलकर वापस सड़क पर आ गया। अब सागोल के चेहरे पर इत्मीनान के गहरे तासुरात छाए हुए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि मेहमान बाहिफाजत कोठी में उतार लिए गए होंगे और अब वो मुकम्मल तौर पर महफूज थे।